Hello everyone and welcome to the session on statement and assumptions। तो ये जो सेशन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सेशन रहेगा और इसमें हम जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम राइट अप्रोच से राइट जो हम इसके रिलेटेड कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम इसको जो क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है द एबिलिटी टू इंटरप्रेट आर्गुमेंट और रॉ इंफॉर्मेशन और अ स्टेटमेंट in a logical and unbiased manner by breaking down the elements of logic। ठीक है, जो हमारे स्टेटमेंट है या कोई इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसका जो एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक है उसको ब्रेक डाउन करके उसको हमने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, यही जो है क्रिटिकल रीजनिंग होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक की यहाँ पे बात हो रही है तो एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक के जो है वो टू टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है वो है इंटरनल। ठीक है, एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल में जो है इसके फोर सब टाइप्स हैं। पहला है प्रीमाइस, सेकंड वन इज अजम्पशन, थर्ड वन इज कंक्लूजन एंड फोर्थ वन इज इन्फरेंस। ठीक है, तो प्रीमाइस की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये होता है सेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सेट ऑफ फैक्ट्स जिनको जो भी हम क्या है इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। सेकंड वन जो यहाँ पे दिया गया है ये अजम्पशन जो होता है ये अनस्टेटेड प्रीमाइस होता है। ठीक है, और थर्ड वन जो इसमें दिया गया है इसमें कंक्लूजन, दैट इज प्रीमाइस और अजम्पशन को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो ये जो है ये कंक्लूजन बनता है। और ध्यान रखना कि ये जो कंक्लूजन है ये हमेशा जो है ये ऑथर देता है। ठीक है, और कंक्लूजन के ऊपर ही बेस्ड जो रहता है वो एक इन्फ्रेंस जो है यहाँ पे दिया गया है, ये इन्फ्रेंस इसके ऊपर बेस्ड रहता है। तो इन्फ्रेंस जो होता है ये आपका कंक्लूसिव होता है, कंक्लूसिव इन नेचर। ओके, ऑलवेज कंक्लूसिव। और इन जो है इसमें अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो रहता है ये आपका एक्सप्लिसिट होता है नेचर में, वेयर एज इन्फ्रेंस इज इम्प्लिसिट इन नेचर। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियरली स्टेटेड, इम्प्लिसिट का मतलब है नॉट क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक जो कंक्लूजन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज इट इज रेनिंग हैवीली, स्कूल्स में रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन जो है ये जो है आपका प्रीमाइस है। ठीक है, क्योंकि जो रेनिंग जो हो रही है वो इसको तो हम यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते, रेनिंग हैवीली। ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली। और सेकंड वन है कि यहाँ पे स्कूल्स में रिमेन क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे इस वर्ड पे अगर हम ध्यान दें में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई गई है कि जो स्कूल जो है वो क्लोज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ये सेकंड वन जो है ये अजम्पशन है। ठीक है, बेस्ड ऑन दी प्रीमाइस। ठीक है, तो ये था आपका इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में। अब हम एक्सटर्नल पार्ट के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें एक स्ट्रेंथनिंग आर्गूमेंट दिया गया है, एक वीकनिंग आर्गूमेंट दिए गए। देखो आर्गूमेंट जो भी होता है, आर्गूमेंट के जो कोई भी स्टेटमेंट है, मान लो स्टेटमेंट के रिलेटेड अगर उसमें जो है उस स्टेटमेंट को जो स्ट्रेंथन कर रहा है आर्गूमेंट वो स्ट्रेंथनिंग आर्गूमेंट है, और अगर उस स्टेटमेंट को वीक कर रहा है तो वो वीकनिंग आर्गूमेंट आ गया। ठीक है, उसी तरह से पैरेलल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पैरेलल रीजनिंग का मतलब है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलर रीजनिंग। ठीक है, जिसमें कि लॉजिक जो है वो सेम हो। ओके, और लॉजिकल फ्लॉ या पैराडॉक्स की बात करें तो ये जो है ऑथर जो भी इसमें एरर जो इसमें लेता है, ठीक है, कोई भी पैसेज को उसने लिखा और उसमें कुछ उसने एरर लिख दिए, ठीक है, एरर उसमें डाल दिए, तो उन एरर्स को फाइंड आउट करना ही जो है वो लॉजिकल फ्लॉ या पैराडॉक्स में आता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का, अजम्पशंस।
तो अजम्पशन जो होता है ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि ये जो है अनस्टेटेड प्रीमाइस होता है, ठीक है। तो इस अनस्टेटेड प्रीमाइस का जो है यहाँ पे मीनिंग क्या है कि इट इज अ बिलीफ और फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है, बट देयर इज नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस अगर इसके बात करें कि इट इज रेनिंग, ये तो हमें पता है कि ये हो रहा है, इसका प्रूफ है कि रेनिंग हो रही है, ठीक है, बट स्कूल में रिमेन क्लोज, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो दैट इज वाई इट इज वी आर अज्यूमिंग इट ट्रू बट इट इज देयर इज नो प्रूफ, ओके। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी कि इम्प्लिसिट इन नेचर, ठीक है। इम्प्लिसिट का क्या मीनिंग है कि इट इज नॉट क्लियरली स्टेटेड, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना कि देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, ठीक है। तो ये जो है इम्प्लिसिट इन नेचर है। एक्सप्लिसिट विल ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सेकंड है कि ये जो आपकी अजम्पशन होगी ये हमेशा रेलेवेंट होगी, ठीक है, या हमेशा रिलेटेड होगी विद द स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड वन की अगर हम बात करें, कंक्लूजन विल बी ट्रू इफ अजम्पशन इज ट्रू, ठीक है। कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब अजम्पशन ट्रू होगी, ओके। फोर्थ है कि अजम्पशन इज नॉट रीआइट्रेशन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो है रीआइट्रेशन या रीस्टेटमेंट या पैराफ्रेजिंग नहीं है, पैराफ्रेजिंग नहीं है, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना। और लास्ट है इसमें कि अजम्पशन इज नॉट कंसिक्वेंस, ठीक है, ये कंसिक्वेंस नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या अप्रोच इसमें यूज करनी है, क्या हमें टिप्स इसमें जो है यूज करने हैं टू फाइंड द राइट अजम्पशन, ठीक है। तो सबसे पहले यह है कि आइडेंटिफाई द एंड अंडरस्टैंड व्हाई द अजम्पशन इज नीडेड और टू फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, बाय यूजिंग लॉजिक, जनरल अवेयरनेस एंड कॉमन सेंस, ठीक है। हमें अपने क्या करना है, लॉजिक को यूज करके, जनरल अवेयरनेस को यूज करके और कॉमन सेंस का यूज करके हमने फाइंड आउट करना है कि उस स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है इस तरह से। सेकंड है एलिमिनेट द एक्सप्लिसिट और इरेलेवेंट फैक्ट अजम्पशन, ठीक है। एक्सप्लिसिट या जो इरेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अजम्पशन जो है राइट अजम्पशन कौन सी है। थर्ड जो उसमें दिया गया कि यूजिंग निगेशन रूल दैट इज टू ऐड और टू रिमूव नेगेटिव वर्ड इन दी अजम्पशन, ठीक है। तो ये निगेशन रूल का मीनिंग क्या है कि हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे नेगेटिव वर्ड या उसमें से अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको रिमूव कर लेंगे, तो वो क्या होगा आपका निगेशन रूल। इस चीज को यूज करने से जो अजम्पशन है, इफ द अजम्पशन इज निगेटेड देन कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। अब देखो इस पे ध्यान रखना ये किसके ऊपर बेस्ड है। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि कंक्लूजन विल बी ट्रू इफ द अजम्पशन इज ट्रू, तो इसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अजम्पशन तभी ट्रू, जो कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब अजम्पशन ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अजम्पशन को ही हमने निगेट कर दिया तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो अजम्पशन होगी वो क्या होगी, आपके कंक्लूजन से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट जो वर्ड्स हैं या जो एक्सप्लिसिट जो कंटेंट जो इसमें आता है इसमें वो क्या है। तो एक्सप्लिसिट जो है वो इंक्लूड करता है कौन कौन से वर्ड, अगर जो है अजम्पशन में आ जाए ओनली, एवरी, ईच, नन, ऑल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है अगर इसमें आ जाए तो ये अजम्पशन जो एक्सप्लिसिट में आते हैं। उसके बाद जो है अननोन और अनरिलेटेड फैक्ट, मतलब जो है स्टेटमेंट से रिलेटेड ना हो, ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उससे उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में फैक्ट्स आ जाएं तो वो क्या होंगे, आपके अनरिलेटेड या अननोन फैक्ट्स, ठीक है। इसके बाद है इफ स्टेटमेंट इज जनरलाइज्ड बट अजम्पशन इज स्पेसिफाइड, ठीक है। स्टेटमेंट में सब पर्सन्स के बारे में बात की गई है बट यहाँ पे
अजम्पशन में जो है कि स्पेसिफिक एक पर्सन के बारे में या एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात की गई है, तो वो क्या आ जाएगा, वो स्पेसिफाइड, तो वो जो है एक्सप्लिसिट होगा। अगर कहीं उल्टा, इसका उलट कि जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफाइड है और जो अजम्पशन है वो जनरलाइज्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक्सप्लिसिट में ही आएगा। ओके, उसके बाद देखिए टेंस जो है, स्टेटमेंट का टेंस, अगर मान लो जैसे स्टेटमेंट का टेंस दिया है आपको जो प्रेजेंट में, और यहां पे अजम्पशन में बात हो रही है फ्यूचर या पास्ट के बारे में, ठीक है, तो ये जो टेंस भी जब मैच नहीं करेगा तो भी वो एक्सप्लिसिट ही होगा, ठीक है, वो अजम्पशन एक्सप्लिसिट होगी। और उसके बाद लास्ट है कि एनीथिंग गोज अगेंस्ट द स्टेटमेंट इज एक्सप्लिसिट, ठीक है, आपको कोई वार्निंग दे दी या आपको कुछ और जो है ऑर्डर या कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है, अगर उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे जो अजम्पशन है तो उसका वो भी एक एक्सप्लिसिट अजम्पशन है। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी जो डायरेक्शंस है उनको हम पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन बिलो इज गिवन स्टेटमेंट एंड फॉलोड बाय टू अजम्पशंस, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सी जो है इसमें इम्प्लिसिट है, स्टेटमेंट में इम्प्लिसिट है, तो अजम्पशन कौन सी इम्प्लिसिट है। फर्स्ट वन, ओ इफ ओनली वन इज इम्प्लिसिट, सेकंड वन इफ ओनली टू इज इम्प्लिसिट, थर्ड वन आइदर वन और टू, फोर्थ नीदर वन नॉर टू, फिफ्थ बोथ वन एंड टू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया गया। ड्यू टू बैड वेदर the railway authority has rescheduled the departure time of many long distance trains and also put the revised timing on their website, ठीक है। तो बैड वेदर की वजह से उन्होंने एक तो रीशेड्यूल कर दिया डिपार्चर ट्रेन्स का, और साथ में उन्होंने जो टाइमिंग्स जो रिवाइज हुई हैं उनको भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये आपने ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट है ये किस बेस पे दी जा रही है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है इस स्टेटमेंट को देने का। तो यहाँ पे हम उसको अज्यूम कर, जो हमने स्टेटमेंट को देने से पहले, स्टेटमेंट बोलने से पहले हमने क्या अज्यूम करके वो कहा। तो फर्स्ट वन जो है यहाँ पे दिया गया कि पैसेंजर्स मे बी एबल टू नोट द रिवाइज्ड टाइमिंग ऑफ देयर ट्रेन्स, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड है पैसेंजर मे बी एबल टू बोर्ड देयर रिस्पेक्टिव ट्रेन्स बिफोर द रीशेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ट्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पैसेंजर, फर्स्ट में दिया गया कि पैसेंजर जो है वो अपनी जो टाइमिंग्स है, ट्रेन्स की टाइमिंग है, जो न्यू टाइमिंग्स है उनको नोट करने में एबल होंगे, ठीक है। सेकंड जो है वो अपने ट्रेन्स को जो अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेन्स में चढ़ने में एबल होंगे, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे की गई हैं। अब ये क्या, ये इसके स्टेटमेंट का बेस बनती है। यस, फर्स्ट वन देखो यहाँ पे इस चीज को रीशेड्यूल करके जो टाइमिंग्स है वेबसाइट में तभी डाली है कि ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो उसको फॉलो करें, ठीक है, अपनी टाइमिंग्स को चेक कर लें। सेकंड वन जो है, अब टाइमिंग्स को अगर चेक करेंगे तभी तो वो अपने बोर्ड पे जो उसमें अपनी ट्रेन में बोर्ड हो सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है दोनों ही इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो दैट इज वाई ऑप्शन ई इज फॉलोइंग, ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन ई इज ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में है व्यूइंग द नंबर ऑफ लार्ज number of suicide by farmers in the state X, the government has decided to waive of agricultural loan granted to farmers। जो फार्मर्स को जो लोन्स ग्रांट किए गए थे, ठीक है, तो उसको माफ करने का गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ताकि जो
लार्ज नंबर जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं फार्मर्स के स्टेट एक्स में वो कम हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पे उसको देखते हुए अब देखो अल्टीमेटली इनका गोल क्या था, गवर्नमेंट का गोल क्या था कि ये जो है ये उसको इनके सुसाइड को रोक सके, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट मे बी प्रेज्ड फॉर द डिसीजन बाय पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने हर फैसले को चाहती है कि वो गवर्नमेंट जो है जनता उसको प्रेज करे, ठीक है, उसका वेलकम करे। और जो है गवर्नमेंट अगर अच्छा फैसला लेगी तो ऑब्वियसली जनता उसको जो है वेलकम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन इसकी एजम्पशन थी, पहली एजम्पशन ये है। सेकंड है कि आफ्टर दिस डिसीजन फार्मर्स ऑफ स्टेट एक्स में स्टॉप कमिटिंग सुसाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर उनका लोन माफ कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो जो है वो सुसाइड करने से रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इम्प्लिसिट, ठीक है, विद द स्टेटमेंट, दैट इज वाई ऑप्शन ई इज फॉलोइंग। अब हम इसमें थर्ड इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्रीज द कस्टम ड्यूटी ऑन कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो है कस्टम ड्यूटी को कम करने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है क्या अजम्पशन हो सकती है, तो फर्स्ट वन जो है अजम्पशन, देखो यहाँ पे अजम्पशन क्या होगी इस स्टेटमेंट को देने से। देखो फर्स्ट है द प्राइसेस ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट में गेट इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर वो इंक्रीज करते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट उसके कस्टम ड्यूटी क्या कम करेगी, ठीक है। सेकंड है द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स में ओपोज दिस डिसीजन, ठीक है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ये तो जो है ये जो डिसीजन है, ठीक है, इस डिसीजन को अपोज करेंगे जो मैन्युफैक्चरर है। तो क्या इसमें से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताया गया है, क्या ये रिलेटेड फैक्ट है? दिस वन इज अनरिलेटेड फैक्ट, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वन अनरिलेटेड फैक्ट है। फर्स्ट वन, अब देखो ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है, ताकि जो है आगे आने वाले जो भी सर्कमस्टेंसेस है उससे हमें उससे टैकल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया और उसकी वजह से जो है प्राइसेस को जो आने वाले जो इंक्रीज कर रहे हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, द प्राइसेस ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट मे गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, उसको कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया, दैट इज वाई फर्स्ट वन इज जो इम्प्लिसिट एंड सेकंड वन इज नॉट। इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, in order to reduce global warming, the emission of greenhouse gases must be regulated at an international level। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो है ग्रीन हाउसेस को जो इसका रेगुलेशन है, इसका एमिशन के रेगुलेशन है, वो जो है रेगुलेट किए जाएं, ठीक है। ये इस तरह से स्टेटमेंट में बताया गया है। फर्स्ट इसमें है अजम्पशन, डेवलप्ड कंट्रीज ओवर एमिट हाई अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्या यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है? नो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी इस तरह से नहीं बताया गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड वन की अगर हम बात करें, द रेगुलेशन एनफोर्स्ड एट इंटरनेशनल लेवल आर मोर इफेक्टिव, ठीक है। अगर ये जो है ये सेकंड वन को अगर हम देखें, द रेगुलेशन एनफोर्स एट इंटरनेशनल लेवल आर मोर इफेक्टिव, तो ये बनता है इसका बेस ऑफ गिविंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। दैट इज वाई सेकंड वन इज इम्प्लिसिट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीन एंड क्लीन सिटी, ये एक प्रोग्राम है लॉन्च्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिड नॉट कॉज अ स्टिर अमंग द सिटीजन्स, ठीक है। सिटीजन्स के बीच में इसने कुछ भी स्टिर कॉज नहीं किया, ठीक है।
तो इसका क्या मीनिंग है कि जो है इनका जो प्रोग्राम है, एक तो इनका प्रोग्राम जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है, और जनता जो है उसके लिए कोई भी सीरियस नहीं है, ठीक है। तो ये अजम्पशन हम यहाँ पे चेक करते हैं। सिटीजन डू नॉट वांट देयर सिटी टू बी क्लीन। सेकंड है द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फेल्ड, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को देने का जो है ये अजम्पशन दोनों ही फॉलो करेंगी, ठीक है, तभी इसके ऊपर जो बेस ये अजम्पशन जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द एंटायर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली remained powerless for the whole day of 25th August as the northern grid supplying electricity in the 6 states collapsed yet again, ठीक है। वर्ड पे ध्यान देना, yet again, तो यहाँ पे जो है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जो चांस है वो पहली बार नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे अजम्पशन। The grid system of power providing electricity to the group of states in the is an ineffective type of power supply system, ठीक है। तो इस सिस्टम के बारे में तो यहाँ पे कुछ भी बात नहीं की गई है, उसके ग्रिड फेलियर के बारे में बात की गई, ठीक है। सेकंड वन जो है, दिस वॉज नॉट फर्स्ट चांस ऑफ अ नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर है ये पहली बार नहीं हो रहा, इसलिए इसका जो है जो अजम्पशन ये सेकंड वन बनेगी, फर्स्ट वन विल नॉट इम्प्लिसिट। सेवंथ, recently center government asked commercial banks including both public and private banks to reduce the rate of interest for education loan for higher studies, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए जो है रेट ऑफ लो जो है इंटरेस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कमर्शियल और कमर्शियल बैंक्स को बोला है, ठीक है, इनको ये बोला है, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। तो अजम्पशन क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज मे बी एबल टू स्टडी फर्दर, ठीक है। सेकंड है कि नॉन पेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन इन इंक्रीजिंग एनपीएज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ये सेकंड वन को देखें तो ये जो है आपका एक्सप्लिसिट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो है जो एजुकेशनल लोन है इनकी नॉन पेमेंट से क्या है एनपीए इंक्रीज हो रहे हैं बैंक्स में, ठीक है। तो ये तो बेस नहीं बन सकता इस स्टेटमेंट को देने का, ठीक है। बट हम फर्स्ट की बात करें तो जो स्टूडेंट है जो पुअर फैमिली से जो कि पढ़ना चाहते हैं वो लोन लेके अब आगे पढ़ सकते हैं, दैट इज वाई फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, मोस्ट ऑफ हिल स्टेशन इन इंडिया वर डेवलप्ड बाय यूरोपियंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अजम्पशंस, फर्स्ट है ब्रिटिश फाउंड द एनवायरमेंट ऑफ हिली एरियाज एज देयर होम कंट्री, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, इसको स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड है और ये जो है ये जनरलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी यूरोपियंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रिटिश के बारे में बात हो रही है, तो दैट इज वाई दिस वन इज एक्सप्लिसिट। सेकंड की बात करें, देयर आर स्टिल यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर ओल्ड बिल्डिंग्स इन फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वन जो है इसका ये बेस बन रहा है ऑफ गिविंग दिस स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ हिल स्टेशन इन इंडिया वर डेवलप्ड बाय यूरोपियंस, ठीक है। तो सेकंड वन इसमें इम्प्लिसिट है। अब नेक्स्ट की बात करें तो उसमें नेक्स्ट में दिया गया एज देयर इज ग्रेट डिमांड ऑफ थिएटर शो एवरी पर्सन हु टेक्स टिकट्स विल बी गिवन ओनली 5 टिकट्स, ठीक है। तो क्योंकि जो थिएटर शो की डिमांड ज़्यादा है इस वजह से जो एक पर्सन है उसको मैक्सिमम 5 टिकट्स दिए जाएंगे, ठीक है, उसके ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब इसमें अजम्पशन क्या हो सकती है, अजम्पशन जो है फर्स्ट यहाँ पे दी गई है, नो वन इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर देन 5 टिकट्स। अब देखो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि टिकट्स भी ज़्यादा उसमें लोग चाहें कि ज़्यादा शो को देखें,
तो ये जो फर्स्ट वन है ये क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्टेटमेंट। सेकेंड वन की बात करें, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो डू नॉट वांट टू सेल मोर टिकट्स, ठीक है, तो यहां पे भी ये भी क्या आपका, ये भी इसके अगेंस्ट जा रहा है। देखो वो ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचना चाहते हैं, बट वो क्या है कि मतलब ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मिले, ठीक है, बट क्या है कि एक पर्सन को 5 ही टिकट देंगे, लिमिटेड उसमें देंगे, ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या है आपके इसमें एक्सप्लिसिट, दैट इज वाई नीदर वन नॉट टू इज इम्प्लिसिट। 10th देख लेते हैं लास्ट। The government of state X is planning to build new infrastructure to tackle the milk glut in the state as cooperative society and government dairies failed to handle the excess milk। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर अजम्पशन क्या हो सकती है। फर्स्ट है, the dairies of state X are not equipped with large storage vessels। Second है, there may be reduction in prices of milk in future। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात की गई है, तो फ्यूचर के देखो यहाँ पे ये जो है ये प्रेजेंट में है, ठीक है, और ये फ्यूचर में बात हो रही है, ठीक है, दैट इज वाई दिस द सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट। फर्स्ट की बात करें, द डेयरीज इन द स्टेट एक्स आर नॉट इक्विप्ड विद लार्ज स्टोरेज वेसल, ठीक है, तो स्टोरेज वेसल भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ही है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है वो प्लान करी कि नया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, ठीक है, ताकि इस तरह की कोई भी जो एक्सेस मिल्क है उसको हैंडल करने के लिए, हैंडल किस तरह से कर सकते हैं, उसको स्टोरेज वेसल में ही डाल सकते हैं। दैट इज वाई फर्स्ट वन अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन नेचर, ठीक है, तो ये पहला इसमें फॉलो करेगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे।